आज जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन इन मास अटैच टू स्प्रिंग। मोशन का मतलब होता है मूव करना, जैसे कि कोई गाड़ी मूव कर रही हो। खास करके सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्या मतलब है, आइए उसको एक एनिमेशन से समझते हैं। ये एनिमेशन मैंने fet.colorado.edu की वेबसाइट से उठाई है, जिसमें एक आप समझ लें रॉड है, रॉड के साथ एक तार बांधी हुई है यानी कि स्ट्रिंग है कोई, और स्ट्रिंग के साथ एक मैश जुड़ा हुआ है। इनिशियली ये मैश क्या है, ये रेस्ट पर है। आप क्या करते हैं कि इसको यहाँ से थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, इसको एक नई पोजीशन पर लेकर जाकर छोड़ देते हैं, तो आप ये देखेंगे कि ये इस पॉइंट के अबाउट या इस पॉइंट के इर्द गिर्द अपनी मोशन को बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो ऐसी मोशन जो कि एक खास पॉइंट के अबाउट बार बार रिपीट हो रही हो, उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि क्या जब स्प्रिंग के साथ मैश जुड़ा होगा तो क्या वो जो मोशन परफॉर्म कर रहा होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी या नहीं। तो आइए उसको भी एक एनिमेशन से पहले देख लेते हैं कि जब स्प्रिंग एक मैश के साथ जुड़ा होगा तो वो मोशन कैसी होगी। ये एनिमेशन मैंने ophysics.com से उठाई है, जिसमें आप देख सकते हैं एक दीवार है, दीवार के साथ एक स्प्रिंग बांधा हुआ है और स्प्रिंग के साथ एक मैश जुड़ा हुआ है। अब स्प्रिंग की खास बात ये होती है कि उसको आप दबा भी सकते हैं और उसको खींच भी सकते हैं, यानी उसकी लेंथ को बढ़ा भी सकते हैं और उसकी लेंथ को कम भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि मैं इनिशली इसको खींचता हूं और खींच कर जब ये इनिशली रेस्ट पर है, अब इसको एक नई पोजीशन पर लेकर आता हूं और वो जो पोजीशन है वो 5 मीटर तक इसको मैंने खींचा है। अब ये जो मैंने इसको खींचा है ना, वो फोर्स लगाकर खींचा है, ठीक है। अब जैसे इसको मैं रन करूंगा ना, तो आप ये देखेंगे कि ये इस पॉइंट के अबाउट, जो कि असल में इसका मीन पोजीशन थी या रेस्ट पोजीशन थी, इसके इर्द गिर्द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड अपनी मोशन को बार बार क्या कर रहा होगा, रिपीट कर रहा होगा। यानी आगे पीछे तो जा रहा होगा, लेकिन किस पॉइंट के अबाउट आगे पीछे जा रहा है, इस पॉइंट के अबाउट, जो कि असल में इसका मीन या स्टेबल पॉइंट है या इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो फिर हम यूं कह सकते हैं कि ये जो मोशन परफॉर्म कर रहा है एक फिक्स पॉइंट के अबाउट, जो कि इसकी मीन पोजीशन है, वो असल में एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो फिर अल्फाज में यूं कर लीजिए कि जो स्प्रिंग के साथ जो मैश जुड़ा हुआ है, वो जो मोशन परफॉर्म कर रहा है, जब उसको आपने खींचा या दबाया, तो जो मोशन कर रहा है वो असल में एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए दो कंडीशंस का सेटिस्फाई होना ज़रूरी था। तो अब हम वो देखेंगे कि क्या ये दो कंडीशन वो सेटिस्फाई करेगा या नहीं। अगर करेगा तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, और अगर नहीं करेगा तो नहीं होगी। लेकिन क्योंकि मैंने कह दिया है कि ये परफॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब है ये करेगा, उसको अब हम साबित करेंगे। अब आप कंसिडर करें कि ये एक फिक्स एंड है, ठीक है, दीवार है, उसके साथ एक स्प्रिंग जुड़ा हुआ है। आप क्या करते हैं कि ये जो स्प्रिंग है ये इनिशियली रेस्ट पर है। आप क्या करते हैं कि फोर्स लगाते हैं इसके ऊपर, और फोर्स मैं यहाँ से बढ़ाऊंगा। तो सब ये ना, मैं सबसे पहले आपको स्प्रिंग की इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है ना वो इन डॉटेड लाइन से दिखा सकता हूँ, जो कि यहाँ से मैंने इसको अनक्लिक करेंगे या क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ कि फोर्स लगाता हूँ, तो फोर्स लगाने की वजह से स्प्रिंग क्या होगा, वो स्ट्रेच होगा। तो जैसे जैसे मैं फोर्स को बढ़ाऊंगा तो आप ये देखेंगे जो स्प्रिंग है ना, असल में उसकी लेंथ भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो आइए उसको ज़रा वैल्यूज़ के साथ भी देख लेते हैं। अब इनिशियली जो है ना, मैं यहाँ पे करता हूँ कि 0 न्यूटन फोर्स पे 0 डिस्प्लेसमेंट थी इसकी रेस्ट या इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन से। अब मैं क्या करता हूँ कि फोर्स को सबसे पहले 20 न्यूटन करता हूँ। तो आप ये देखेंगे कि जो 20 न्यूटन की फोर्स होगी ना, उसके ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट में इंक्रीज आया स्प्रिंग की, वो कितना आया, 0.1 मीटर। अब मैं 20 की बजाय फोर्स को क्या कर देता हूँ, 40 न्यूटन। तो अब आप ये देखेंगे कि अब जो है ना वो 40 न्यूटन की फोर्स पे जो स्प्रिंग की लेंथ है उसमें कितना इंक्रीज आया, 0.2। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको 60 कर देता हूँ। जब मैं 60 कर दूंगा तो आप ये देख रहे होंगे, सॉरी, तो 60 पे जो इंक्रीज आया वो 0.3 आया। यानी कि मैं फोर्स को जैसे जैसे बढ़ा रहा हूं तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन इक्वल नंबर से। यानी जितनी फोर्स बढ़ रही है उतनी ही आपके पास डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है। कहां से, मीन पोजीशन से। तो फिर मैं यूं लिख सकता हूं कि सबसे पहले मैं फिगर ले आता हूं स्प्रिंग की, और यूं मैं कह सकता हूं कि जो फोर्स मैं लगा रहा हूं ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से, मीन पोजीशन से। जैसा कि अब आप इसमें दोबारा देखेंगे, अब मैं फोर्स को 80 न्यूटन करता हूँ, तो आप ये देखेंगे असल में
कि अब जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन वो कितनी होगी 0.4। इसी तरह जब 100 न्यूटन करूंगा तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन होगी वो 0.5 मीटर हो जाएगी। तो यानी कि मैं जब फोर्स को बढ़ा रहा हूं असल में, जो कि अप एरो से बता रहा हूं, तो जो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन है वो भी क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। इसी तरह जब मैं फोर्स को कम कर रहा हूं तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन होगी वो भी फिर क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन यहाँ से क्रिएट हो गया कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन बढ़ेगी, इसका मतलब है कि फोर्स भी क्या कर रही है, बढ़ रही है। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा, ये आपने देखा है अभी। और इस चीज को जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था वो हुक्स ने किया था कि जो स्प्रिंग है उसके अंदर जो खिंचाव पैदा होगा या जो दबाव पैदा होगा वो डिपेंड करेगा कि आप फोर्स कितनी लगा रहे हैं। जिस तरह से फोर्स को आप बढ़ाते जाएंगे उसकी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब क्योंकि ये अप्लाइड फोर्स है, हम खुद लगा रहे हैं, तो वो आप यूं लिख सकते हैं FAPP। तो जो अप्लाइड फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है फ्रॉम द मीन पोजीशन। जितनी ये चीज बढ़ेगी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, अप्लाइड फोर्स जो आप लगा रहे होंगे वो भी क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी या बढ़ेगी। और जितनी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन कम होगी, इसका मतलब है उतनी अप्लाइड जो फोर्स आपने लगाई है वो क्या है, कम है। अब इसी चीज को हम यहां पर अगर मैं अप्लाइड फोर्स का ये टिक करूं तो आप ये देख रहे हैं कि अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन आपको नजर आ रही है वो इस जानिब है, और जो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन है वो भी क्या है, इस जानिब है। अब आपने तो खींच दिया, ये जो स्प्रिंग है इसके अंदर एक खास किस्म की प्रॉपर्टी है कि ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी रेस्ट पोजीशन को रिस्टोर करने की कोशिश करेगा अपनी असल हालत को। तो उसकी वजह से ये स्प्रिंग एक फोर्स लगाएगा जिसको हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स या फिर स्प्रिंग फोर्स। और ये जो स्प्रिंग फोर्स लगा रहा होगा वो अप्लाइड फोर्स के बिल्कुल ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा, जो कि आपको अभी ब्लू एरो से नजर आ रहा है। और इसकी कोशिश यही होगी कि जो स्प्रिंग है जिसको आप खींच रहे हैं ये खींचा ना जाए, बल्कि ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की जानिब आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है या जो स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन के आप मीन पोजीशन से कितना दूर हैं। जितने ज़्यादा दूर होंगे उतनी रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जितने कम डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से आप दूर होंगे उतनी रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, वो कम होगी। लेकिन एक चीज़ और जो काबिल गौर है वो ये है कि आपके पास एक ये साइन यहाँ पर माइनस आएगा। क्यों आएगा, ज़रा पिक्चर पे दिखाता हूँ। तो ये आपकी आंखों के सामने है, आपने डिस्प्लेसमेंट दाएं जानिब करवाई थी जबकि जो स्प्रिंग है वो बाएं जानिब फोर्स लगा रहा है। इसका मतलब है जो फोर्स की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है जिस डायरेक्शन में आपने डिस्प्लेसमेंट कवर करवाई थी। इस वजह से यहां पर एक माइनस साइन आ जाएगा। तो अब आपके लिए मैं यहां पर ये चीज दोबारा लिख भी देता हूं यहां पर। अब आप जब इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो एफ रीस्टोरिंग आ जाएगा आपके पास इक्वल टू, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी को जब खत्म करते हैं तो इक्वल टू आ जाता है माइनस ये वाला माइनस, और एक साथ कांस्टेंट आता है। यहां पर वो जो कांस्टेंट है वो k है, के एक्स। अभी जो k है ना आपके पास ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। अभी जो k स्प्रिंग कांस्टेंट है बेसिकली ये डिपेंड करेगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी कि क्या स्प्रिंग सॉफ्ट है या हार्ड है, यानी सख्त है या नरम है। ये सख्त होना या नरम होना इसको भी ज़रा एनिमेशन से दिखाता हूँ आपको भी। मैं दोबारा उसी एनिमेशन पे आ गया जो कि मैं offphysics.com से उठा रहा हूँ। इसमें आप इनिशियली मैं क्या करता हूँ, स्प्रिंग को स्ट्रेच कर देता हूँ। अब ये जो स्प्रिंग है इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो बेसिकली अभी कितना है, 20 है, यानी कि ये नरम स्प्रिंग है। अब नरम स्प्रिंग से क्या होगा, ज़रा इसको मैं आपके लिए रन करता हूँ। तो आप ये देख रहे होंगे कि ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की जानिब आएगा। यानी कि जितना स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा आपके पास उतना वो ज़्यादा टाइम लेगा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आने के लिए। तो फिर हम यूं भी कह सकते हैं कि वो उस तरह से रिस्टोरिंग फोर्स जो होगी ना, चलें इसको पहले मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ फिर फोर्स के साथ जोड़ूंगा। मैं क्या करता हूँ कि अब स्प्रिंग कांस्टेंट जो कि पहले 20 था उसको अब क्या कर देता हूँ, 100 कर देता हूँ। और अब जैसे ही मैं स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू को बढ़ाने के बाद इसको रन करता हूँ तो आप ये देखेंगे अब ये जल्दी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आ रहा है। यानी कि आपके पास स्प्रिंग जितना मोटा होगा ना, यानी जितना स्टिफ होगा, वो उतना ज़्यादा जल्दी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को रीस्टोर करेगा, जबकि जितना स्प्रिंग सॉफ्ट होगा वो उतना
लेट अपनी जो है ना इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्या करेगा, रिस्टोर करेगा। यानी कि जो सख्त स्प्रिंग होगा वो स्ट्रेचिंग को उस तरह से उतना ज़्यादा अलाउ ही नहीं करेगा, वो जैसे ही आप स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे वो और ज़्यादा अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। जबकि जो आपके पास सॉफ्ट स्प्रिंग होगा उसका खिंचाव दूसरी हार्ड स्प्रिंग के लिहाज से कम होगा। इसको ना मैं दोबारा एक और एनिमेशन जो कि मैं fed.colorado.edu की वेबसाइट से उठा रहा हूँ इससे शो करता हूँ। ये सॉफ्ट स्प्रिंग है, ये हार्ड स्प्रिंग है। क्यों? क्योंकि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 200 न्यूटन पर मीटर है और जबकि जो सेकंड है जो स्प्रिंग ये लगा हुआ है इसके कितने 1000 है। मैं क्या करता हूँ कि मैं जो है ना वो समझ लें कि इस पे जो है ना वो 50 न्यूटन की फोर्स लगाता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं बढ़ा रहा हूँ। तो अब आप ये देख रहे होंगे ये इधर 50 हो जाए एक दफ़ा पहले, फिर आपको क्लियर होगा। अब दोनों स्प्रिंग्स को मैंने देखा, आपने स्ट्रेच किया, फोर्स में कितनी लगा रहा हूँ, अप्लाइड फोर्स 50 न्यूटन सॉरी, और जो सेकंड वाला है जिसमें भी स्प्रिंग सख्त लगा हुआ है उसमें भी कितनी लगा रहा हूँ, 50 न्यूटन। अब जो सॉफ्ट स्प्रिंग है ना वो 50 न्यूटन जो आपने फोर्स लगाई थी ना उस पर ज़्यादा स्ट्रेच हो गया, यानी 0.250 मीटर स्ट्रेच हुआ है। लेकिन जो सख्त स्प्रिंग है वही 50 न्यूटन की फोर्स जो आपने पहले लगाई थी उस पर अब ये 0.05 मीटर स्ट्रेच हुआ है। तो यानी कि सख्त स्प्रिंग कम स्ट्रेच होगा फॉर द सेम फोर्स जो कि आपने एक सॉफ्ट स्प्रिंग पे लगाई होगी और उसमें जो स्ट्रेचिंग पैदा होगी वो ज़्यादा होगी। तो ये फंक्शन है स्प्रिंग कांस्टेंट का। अब मैं क्या करता हूँ कि जैसे इसको खींचने के बाद छोड़ता हूँ ना तो आप अब ये देखेंगे कि असल में रिस्टोरिंग जो फोर्स होगी जो कि स्प्रिंग लगा रहा होगा उसकी वजह से ये मैस क्या कर रहा होगा, एक्सेलरेट कर रहा होगा, यानी कि अपनी वेलोसिटी को तब्दील कर रहा होगा, यानी कि मोशन में आ चुका होगा। तो इसका मतलब है मैं यूं भी लिख सकता हूं कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसकी वजह से मैस क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। तो न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक वो जो फोर्स एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल बन रही है वो रिस्टोरिंग फोर्स और वो इक्वल होगी एम ए के। एम वो जो मैस जुड़ा हुआ है स्प्रिंग के साथ, ए वो एक्सेलरेशन होगी जो जिसके साथ मैस आगे पीछे मूव कर रहा होगा, बैक एंड फोर्थ, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, इस तरह। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि जो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू है एम ए वो सब्स्टिट्यूट कर दूंगा यहां पर, तो मेरे पास आ जाएगा एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो ये मैथ इधर डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है सॉरी, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगी इक्वल टू माइनस के डिवाइडेड बाय एम एक्स। अब ये के तो स्प्रिंग कांस्टेंट है और मैस भी जो है वो फिक्स है हमारे पास, तो ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट और इक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी। तो यहाँ से एक और जो चीज़ वाजिया होगी वो ये होगी आपके पास कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब आप ये देख रहे होंगे कि अगर आप गौर करें थोड़ा सा तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन थी उसके लिए दो ही तो कंडीशन थी। एक कंडीशन ये थी कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन के, और ये माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा होता था कि आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स की जो डायरेक्शन थी वो हमेशा ऑपोजिट होती थी डिस्प्लेसमेंट के, जो कि आपको मैंने पहले एनिमेशन में दिखाई थी। यही चीज़ अब एक्सेलरेशन के लिए भी होल्ड कर रही है कि आपने मैस को दाएं जानिब डिस्प्लेस किया था, यानी मूव करवाया था, जबकि जैसे ही आप छोड़ते हैं तो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो बाएं जानिब है। तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। इसका मतलब है कि ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए चाहिए होती हैं। इस वजह से एक स्प्रिंग के साथ जब कोई मैस जुड़ा होगा उसको आप खींचें या दबाएं तो वो जो मोशन कर रहा होगा वो बेसिकली क्या होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आज हमने क्या सीखा कि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन इन मैस अटैच टू स्प्रिंग के बारे में जाना कि जो मोशन परफॉर्म कर रहा होता है एक स्प्रिंग के साथ जब मैस जुड़ा होता है तो वो जो मोशन होती है वो असल में एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है।